हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ चुकी है। हम ग्रामर फाउंडेशन के लास्ट क्लास में पहुंच गए हैं सर। कल हम करेंगे खूब सारा प्रैक्टिस। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। जी हाँ, देखिए हम क्या पढ़े थे लास्ट। हमने कंजंक्शन पढ़ा था, प्रीपोजिशन पढ़ा था, एडवर्ब पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी गाड़ी जो है पहुंचेंगे हम कहाँ पर लेकर भैया। तो हम पहुंचेंगे, आज पढ़ेंगे हम फ्रेज और क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सर। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। हेडिंग डालिए। क्या? एक मिनट, क्या हो गया ये? ठीक है, हेडिंग डालिए सर, फ्रेज एंड क्लॉजेस। फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। चलो, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इसको समझाने के लिए आपको मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कहा जाए आपसे, एक दो सेंटेंस लिखिएगा पहले। ठीक है, दिस आइडिया, पहले ये सेंटेंस लिखिए, उसके बाद हम फ्रेज और क्लॉज पे आते हैं। दिस आइडिया इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस आपके पास है, दिस इज अ यूनिक आइडिया, यूनिक आइडिया, एक आइडिया तो बदल दे आपकी दुनिया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पर दिस क्या है। एक एक चीज को बारीकी से समझते जाइएगा, गारंटी है कोई भी फिर आपको रोक नहीं पाएगा, और वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी आपकी ग्रामर की। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। दिस आइडिया इज वेरी यूजफुल। बताइए, दिस आइडिया में दिस क्या है और दिस इज यूनिक आइडिया में दिस क्या है। तो यहाँ पर आइडिया क्या है भैया, ये आइडिया आपका नाउन है। तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ये इसको बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम आगे समझेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दिस यहाँ पर क्या है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, कोई भी वर्ड वर्ड याद नहीं करना है कि नहीं ठीक है दिस होगा तो प्रोनाउन होगा, दिस होगा तो एडजेक्टिव होगा, नहीं। दिस कहाँ पर यूज किया जा रहा है उससे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लो, इसी दिस को ऐसे भी यूज करा जा सकता है। देखो, एक चीज और कला दिखाते हैं आपको। क्या लिखा जा सकता है, यू कांट बी दिस गुड, आप इतने अच्छे नहीं हो सकते। अब यहाँ पे गुड क्या है, बताओ। यहाँ पर गुड क्या है, यहाँ पे गुड क्या है, यू कांट बी गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव से पहले इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब होगा भैया, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, क्योंकि वो डिग्री बता रहा है, इतने अच्छे नहीं हो सकते। तो ये देख, समझ आया कि एक ही वर्ड एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, एक ही वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, और एक ही वर्ड वही वर्ड है। वर्ड सिलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट, ग्रामर में वर्ड सिलेक्शन और वर्ड प्लेसमेंट, इसी पर आपको ध्यान देना है। तो यू कांट बी दिस गुड, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे एक और सेंटेंस लिया जाए जो आपको दिखाने की कोशिश करा जाए कि अभी और भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, हमेशा होते हैं, इस बात को दिमाग से निकाल देना है कि नहीं दिस आएगा तो यही होगा। अब देखिए, ही इज ही इज प्रीटी गुड, ही इज प्रीटी गुड इन कुकिंग, वो खाना बनाने में काफी अच्छा है। ठीक है भैया, अब देखो, यहां पर एक चीज और लिख दिया, यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेरी प्रिटी। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, वो अच्छा है, तो गुड क्या है सर, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, दिस क्या होगा, सॉरी प्रीटी क्या होगा, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो याद रखिएगा, वर्ड जहां 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 पर यूज होगा उसी के हिसाब से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यू आर वेरी प्रिटी, यहाँ पर प्रिटी क्या है, ये बताओ। प्रिटी जो है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही प्रीटी यहाँ पर एडवर्ब है, और यही प्रीटी क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात होता है, कुकिंग में आईएनजी लास्ट में लगा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट में आईएनजी तो लगता नहीं है भैया। तो यहाँ पर ये क्या है, कुकिंग। लीजिए सर, एक और चीज, कुकिंग जो है वो नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर वर्ब नहीं, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन में कौन से फॉर्म का, जिरंड के फॉर्म का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। इसीलिए आपको एक चीज और बताना चाह रहे थे, कभी भी एक वर्ड जो होता है, कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से लिख लीजिएगा, कभी भी एक वर्ड जो होता है उसको ऐसे मत सोचिएगा कि दिस होगा तो ये प्रोनाउन होगा, दिस होगा तो ये एडवर्ब होगा, दिस होगा तो ये एडजेक्टिव होगा। नहीं, दिस होगा या कोई भी चीज होगा तो वो डिपेंड करेगा वर्ड का प्लेसमेंट क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान। जैसे लिखा जाए 1230, यहाँ पर जीरो जो है वो वंस डिजिट पे आता है, और 1023 में कहाँ पे आता है, हंड्रेड्स पे आता है। तो याद रखिएगा वर्ड का प्लेसमेंट कहाँ है, इस पे डिफाइन करेंगे चीजों को, ऐसे नहीं रैंडम चीजों पे डिफाइन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम्म। चलो ठीक है। अगला सवाल है सर आपसे, फ्रेज के बारे में बता दीजिए, फ्रेज होता क्या है? ये सबसे बड़ा दर्द होता है, ना टीचर पढ़ाते हैं ना हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमको तो पढ़ाना है, हमको तो सच्चाई पता है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तो ये है कहानी आपकी। तो चलिए, फ्रेज होता क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात, फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्रेज बोला जाता है। इसके अलावा इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, क्या, कि इसके पास कोई अपना वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है। डजंट हैव इट्स वर्ब एंड सब्जेक्ट। इसका खुद का वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको बोला जाता है फ्रेज। जैसे, और तीसरी बात याद रखने की क्या है फ्रेज में, फ्रेज की तीन बातें याद रखिएगा। ये कुछ मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। जैसे कहा जाए कि मैकडी में आप गए, मैकडी में गए तो बोले 2 बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की, कि 2 बर्गर दे दीजिए कुछ एक्स्ट्रा टिक्की के साथ। अब वो पूछता है कि खाना करना है कि पैक करना, भैया ये तो बता दो। बात समझ में आ रही है? वह लड़की, अरे वो लड़की अच्छी है कि बुरी, ये तो बताओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? बात समझ में आ रही है? वह लड़का, अरे यार कुछ तो बता दीजिए मालिक, वो अच्छा है, बुरा है, गंदा है, कि नहीं बोलता है, कि बोलता है, कि कुछ नहीं करता है, कि क्या करता है? वो आदमी, अरे यार कुछ तो बताइए यार। वो फ्रेज है इसीलिए फ्रेज है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है, वो मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं रखता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कहा जाए कि मुझे, अब मुझे क्या, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, कि जो जो भी करना है भाई आप बताइए तो पहले। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोला जाता है फ्रेज में। लिख लीजिएगा एक चीज और, कि इट डज पुट फॉरवर्ड, इट डज पुट फॉरवर्ड। ये देखो एक वर्ड बता दे रहा हूँ, पुट फॉरवर्ड का मतलब रखता है। ठीक है, इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग, इसके पास कुछ मीनिंग होते हैं, बट बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। इसके पास कुछ होता है, क्या होता है, मीनिंग होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। जैसे मान लो लिख दिया जाए, ठीक है, कुछ लिख देते हैं, जैसे बिना लिखे तो आप रोने लगोगे। 2 बर्गर्स, बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की। अब वो पूछेगा भैया बता दीजिए क्या करना, खाना है कि पैक करना है, ये तो बता दो। सीधे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, खाना है या पैक करना है, बताओ। तो यही है क्या आपका, यही है आपका फ्रेज। जैसे इसी को सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर लीजिए, इसी फ्रेज को सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर लीजिए, कि सब्जेक्ट बना दिया जाए इसको। जैसे कहा जाए 2 बर्गर्स, ठीक है, 2 बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की शुड बी, शुड बी सर्व्ड, शुड बी सर्व्ड ऑन माई टेबल। मेरे टेबल पर 2 बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की आ जाना चाहिए विद इन 5 मिनट। देखो बढ़ा दीजिए, विद इन 5 मिनट। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 2 बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की, ये सब्जेक्ट का काम काम कर रहा है। अब जो मासूम होता है वो क्या करता है, टिक्की को मान लेगा सब्जेक्ट, भाई टिक्की कैसे, 2 बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की, ये पूरा फ्रेज है, और ये पूरा फ्रेज है तो ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम जो करता है उसको क्या बोला जाता है, नाउन फ्रेज बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? ये है आपका भैया नाउन फ्रेज। जैसे इसको थोड़ा और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बना दीजिए, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू हैव
टू हैव का मतलब होता है खाना। आई वॉन्ट टू ईट 2 बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की। मैं खाना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाउन फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये पूरा 2 बर्गर्स विद एक्स्ट्रा टिक्की ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट है तो किसका काम कर रहा है भैया? तो ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब, और ये काम कर रहा है नाउन फ्रेज का। नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्रेज क्या होता है। जैसे कह दिया जाए वेरी ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है, वह सुंदर लड़की सुंदर है कि वह लड़का सुंदर है कि कोई और सुंदर है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वह सुंदर है नहीं, वेरी ब्यूटीफुल। मान लो एक वर्ड दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? वेरी ब्यूटीफुल। अब बताओ क्या है? वह है कि नहीं है कि क्या है? इनकम्प्लीट है। लेकिन आपको ऐसे कह दिया जाए यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका नाउन फ्रेज का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे कह दिया जाए लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या हुआ था? ये भी इनकम्प्लीट है क्या? लास्ट वीक, लास्ट वीक जो है इनकम्प्लीट है। लास्ट वीक क्या हुआ था भाई, बताओगे आगे? ऐसे लिखा जा सकता है आई मेट यू लास्ट वीक। मैं तुमसे मिला था लास्ट वीक। ये मिलने की जानकारी दे रहा, कब मिला था। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ, क्या? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि एडवर्ब के बारे में बता रहा है। एडवर्ब के बारे में बता रहे तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब फ्रेज होता है कितने टाइप का है ये भी बता दीजिए सर। फ्रेज जो होता है वो कितने टाइप का होता है? फ्रेज जो होता है वो कितने टाइप का होता है? तो लिख लीजिए सर, फ्रेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। नाम भी बता दीजिए। पहला होता है गुरुजी आपका नाउन फ्रेज। दूसरा होता है सर आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा होता है सर आपका एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज, इसको ऐसे कहा जा सकता है। तीसरा होता है वर्बल फ्रेज, वर्बल फ्रेज। और लास्ट होता है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इतने टाइप के होते हैं। जैसे नाउन फ्रेज के, नाउन फ्रेज अब तो समझ में आ ही गया होगा लेकिन फिर भी लिख देते हैं। एक सेंटेंस लिख दें, हिज आइडिया, हिज आइडिया इज प्रेजवर्दी, प्रशंसा के योग्य है, काबिल तारीफ है। ठीक है, काबिल तारीफ है, उसका आइडिया जो है वो काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर हिज आइडिया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है भाई, ये क्या है? नाउन फ्रेज है। बात समझ में आ गई? जैसे और लिख दिया जाए माई मदर इज अ क्लिनिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। स्पेलिंग याद रखिएगा, PSYCHOLOGIST, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? माई मदर जो है सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। ये है सब्जेक्ट भाई साहब, याद रखिएगा। अब देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर लगा है आर्टिकल। आर्टिकल जो है किसके पहले लगा है? तो आप बोलेंगे तो क्लिनिकल नाउन है। नहीं भैया, क्लिनिकल नाउन नहीं है, ये है आपका नाउन, ये है एडजेक्टिव। तो आप कैसे पूछेंगे? आप तो, आपके टीचर्स, आपके गुरुजी तो बताया ही नहीं कि भाई एडजेक्टिव के पहले नाउन कैसे आता है। तो बोलते हैं नाउन के लिए आता है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल क्यों आता है? क्यों बोलते हैं? नाउन के लिए आता है। तो उनको ये बात भी बतानी चाहिए थी कि भैया ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो नाउन फ्रेज है, और इस नाउन फ्रेज के लिए हम इस ए का यूज कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई? नाउन फ्रेज है। माई मदर क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो मेरी माँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा है। ये नाउन फ्रेज होते हुए भी ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब नाउन का फंक्शन समझ में आ रहा है क्या होता है? इसलिए नाउन का फंक्शन जानना जरूरी है। बाकी दुनिया तो रूल रटाती है और आप रटते हैं, तो आप भी मासूम, वो भी मासूम। तो देखिए, अभी सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था? ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था? और हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिए हैं। आइए हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बता देते हैं, फ्रेज का क्या है। तो जैसे कहा जाए आई कंसीडर नेहा,
मैंने माना नेहा को अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपसे रिलेटेड सेंटेंस, आपको मजा आता है ये सब सुन के, ठीक है। आई कंसिडर नेहा अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर आई क्या है सर, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। कंसीडर क्या है, वर्ब है। नेहा क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है। नेहा के बारे में बताया जा रहा क्या है, वो ब्यूटीफुल गर्ल है। तो गर्ल के लिए ए नहीं आया है, नाउन फ्रेज के लिए ए आया है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेहा के बारे में बता रहा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए। अब आता है, देखिए, पढ़ाई तो दुनिया करती है, पढ़ाई तो दुनिया करती है, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई नहीं करना है। अरे भाई साहब, ये क्या बता रहे हैं सर, पढ़ाई नहीं करना है, क्या करना है, ढंग से पढ़ाई करना है। हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि पढ़ लें आप। ढंग से क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई नहीं करना है, ढंग से पढ़ाई करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं आएगा। इतना समझ में आ जाए तब बड़े बड़े सेंटेंसेस तोड़ पाएंगे, क्लोज टेस्ट सॉल्व हो पाएंगे, एरर डिटेक्शन हो पाएगा, रीअरेंजमेंट समझ में आएगा। आपको फ्रेज क्लॉज समझ में नहीं आता है तो फिर आप बैठ के पंखा देखते रहिए, कोई मतलब नहीं उधर। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, नाउन कैसे बनता है, नाउन फ्रेज कैसे बनता है, एक तो नाउन हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया। इसी से बनता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। जैसे कह दिया जाए योर टीचिंग स्टाइल, एक चीज और लिख दिया जाए, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी यूनिक। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत यूनिक है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता ऐसे। योर टीचिंग स्टाइल, यहाँ पर क्या है, स्टाइल सर नाउन है, ठीक है। ये क्या है, योर टीचिंग क्या हो जाएगा, योर टीचिंग जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और इस पूरे को बोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। वाह, ये भी कहानी समझ में आ गई। जिसको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो को देखिएगा, अभी और धीरे धीरे आगे चलेंगे तो क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो नाउन फ्रेज किससे बनता है, अगर कहा जाए कि नाउन फ्रेज किससे बनता है, तो नाउन फ्रेज बनता है आपका, या तो एडजेक्टिव होगा, या एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, इसके साथ में कोई नाउन होगा, इसको बोला जाएगा नाउन फ्रेज। क्यों भाई, बात क्लियर है, बताइए। जैसे कहा जाए, अब आता है सवाल कि एडजेक्टिव फ्रेज फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज में ये है एडजेक्टिव, ये क्या है, एडवर्ब। बात समझ में आ रही है, योर टीचिंग तो ये एडवर्ब हो जाएगा। अब आइए, हेडिंग डालिए, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। लीजिए सर, पढ़ लीजिए। यू आर फॉर्चुनेट इनफ यार कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ। मैं क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ये दुनिया में या यूट्यूब पे या फिर किसी कोचिंग में, कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि कोचिंग वालों को कोई मतलब नहीं होता है आपके पढ़ाई लिखाई से। बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस बात का इज्जत करिए, और थोड़ा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, नहीं शेयर करिए, छोड़ दीजिए। शेयर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। आप पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिए और लिख दिया करिए कि हो गया है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जैसे लिखा जाए दिस फूड, दिस फूड, देखो दिस फूड क्या है, इज वेरी डिलीशियस, दिस फूड इज वेरी डिलीशियस। अब यहाँ पे वेरी डिलीशियस क्या हो जाएगा, ये डिलीशियस एडजेक्टिव है, डिलीशियस जो है एडजेक्टिव है, वेरी क्या है भैया, ये एडवर्ब है। तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा, इस पूरे को बोला जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर दिस फूड क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अब सब समझ में आने लगा धीरे धीरे। तो ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कहा जाए, एक सेंटेंस लिखा जाए, अंडरलाइन, अंडरलाइन द, थोड़ा फास्ट करें इसको, ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अब देखिए क्या है, अंडरलाइन, अंडरलाइन वर्ब है, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, हो गया ना, इंपरेटिव सेंटेंस। आगे हम समझेंगे क्या होता है। अंडरलाइन द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस, यहाँ पे क्या है, किसको अंडरलाइन करना है, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। चलिए, अब और कुछ लिखा जाए थोड़ा सा, जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, वन ऑफ माई स्टूडेंट
एक सेंटेंस है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज एन एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इसको पढ़ा जाता है। दूसरा सेंटेंस है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज एन एंटरप्रेन्योर। अब बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा सेंटेंस है जो सही है, बताइए फटाफट। बताओ क्या सही है भैया। देखो, अब आधे लोग तो बताएंगे ये सही है, आधे लोग बताएंगे ये सही है। कैसा सही है याद नहीं करना है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट में एक, या तुम्हारा स्टूडेंट ही अकेला है तो उसका एक, उसमें से एक कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना। तुम्हारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स में से कोई एक, तो समझ में आता है। तो यानी ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये सेंटेंस वाहियात है, गलत है। यानी आपके स्टूडेंट में से कोई एक कैसे हो, आपके स्टूडेंट्स में से कोई एक होता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ वन आया है तो वन के लिए आपने इज लगा दिया क्योंकि एक की बात हो रही है। ऐसे ही आपको बोल दिया जाए, बताइए सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जिसको कहा जाता है। तो बताइए सम आ गया, मेरे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स, मतलब एक दो हैं, तीन हैं। सम ऑफ माई स्टूडेंट्स क्या होता है, ये नाउन फ्रेज है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स क्या है, नाउन फ्रेज है। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सम ऑफ मतलब कुछ, कुछ की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, दो से ज्यादा है। ऐसे ही मासूम जो होता है वो रटता है, वो रटता है कि बताइए वन ऑफ आएगा तो, वन ऑफ आएगा तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। सम आएगा तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। भाई क्यों याद करना, वन आएगा तो कुछ स्टूडेंट्स में से कोई एक, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। अब जब वन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ई जाएगा। बात समझ में आ रही है। अरे भाई ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज में इसकी बात हो रही है यहाँ से। अब सम आ गया तो आर आ गया है, इसको याद नहीं करना है, इसको ऐसे जनरल नॉलेज है, समझिए इसको, कॉमन सेंस की कहानी है भैया ये। अब आगे बढ़िए, जैसे कहा जाए विराट कोहली, विराट कोहली, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट कर लिया जाए। विराट कोहली हैज मेड 14,000 रन्स सो फार। अब देखिए 14,000 रन्स, बताइए क्या सही है इसमें। 14,000 रन्स होगा। अब 14,000 दे दिया जाता है एग्जाम में आपके, तो गलत है ना। 14,000 रन्स जो है वो मान लो क्या है, रन्स जो है नाउन है, नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, 14,000 एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और ये मान लो अगर एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा तो ये बताओ एडजेक्टिव फ्रेज में कभी प्लूरल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो यहाँ से एस को आपको हटाना पड़ेगा। भाई एडजेक्टिव का कब से प्लूरल बनाने लगे, प्लूरल तो बनता है नाउन का। बात समझ में आ रही है, नाउन का प्लूरल बनता है ना, एडजेक्टिव फ्रेज का प्लूरल कैसे बनने लगा। अब इसी को मासूम रटता है, रट रहा है। 14,000 और रन्स आएगा तो नाउन आएगा तो नहीं बनेगा। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। रन अगर नाउन है तो 14,000 एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, बताओ थोड़ा जल्दी, नहीं बनेगा ना। यानी ये स्टेटमेंट हो जाएगा 14,000 रन्स हो जाएगा, क्योंकि नाउन का प्लूरल आप बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे कहा जाए, बचपन का दर्द लाया जाए थोड़ा, यू गेव मी अ 500 रुपीज नोट। लीजिए सर, अब यू गेव मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या दे रहे हैं, अब 500 रुपीज नोट। नोट क्या होगा, नोट होगा नाउन, नाउन होगा। अगर ये नाउन है भैया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कहानी कहाँ से चलेगी, अब 500 रुपीज जो है एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो इसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं, नहीं बन सकता ना। तो ये क्या हो जाएगा, 500 रुपी हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एस को हटाना पड़ेगा।
एस नहीं होगा तो ये रुपी हो जाएगा। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल किसका बनता है? नाउन का। अब यहाँ पे अ लगा हुआ है, एक दिया है तो नोट लगा दिया। यू गेव मी 500 रुपीज नोट्स, रुपी नोट्स भी कर सकते थे, तो बहुत सारे नोट्स दिया, एक दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? सिंगुलर लगा दिया। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों को समझना है। जैसे और कहा जाए, यू गेव मी, यू गेव मी 500 500 रुपीज। अब देखो, अब यहाँ पे 500 रुपीज नहीं हो सकता, 500 जो है वो एडजेक्टिव है, और रुपीज क्या है? नाउन है। नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पर प्लूरल बन सकता है, इसलिए बना दिया है आपने। ठीक है, तो याद रखिएगा एडजेक्टिव फ्रेज की ये कहानी है। अब आते हैं एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब को भी समझते हैं। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है भाई? एडवर्बियल फ्रेज, जैसे कहा जाए कि ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हेवी रेन आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। हैवी रेन की वजह से मैं समय से नहीं आ सका। तो मैं क्यों नहीं आ सकता, रीजन बता रहा है, मैं आ नहीं पाया। तो रीजन क्या है? ड्यू टू हैवी रेन, बारिश तेज हो रही थी। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन, कारण बता रहा है भैया, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब आगे पूछा जाए आपसे, ये याद रखिएगा, दूसरा सेंटेंस आपको दे दिया जाए कि शी परफॉर्म्ड, शी परफॉर्म्ड इन अ ब्रिलियंट मैनर, ब्रिलियंट मैनर। ठीक है, सी परफॉर्म्ड इन अ ब्रिलियंट मैनर, उसने परफॉर्म किया कैसे? इन अ ब्रिलियंट मैनर। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। क्यों भाई, क्लियर हो रहा है ना? सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे आगे एक सवाल और पूछा जाए आपसे, आई मेट हिम अ फ्यू मंथ, अ फ्यू मंथ मंथ्स बैक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई, मैं मिला, कब मिला? आई फ्यू मंथ्स बैक। तो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मैं कब मिला, फ्यू मंथ्स बैक, बहुत पहले। तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। याद रखेंगे आप। जैसे कहा जाए, सी फॉर, यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी परफॉर्म्ड, शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। एक वर्ड है, एक वर्ड है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। मोर देन वन वर्ड्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये कहानी आपको क्लियर हो रही है, नहीं क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये है एडवर्बियल फ्रेज की कहानी, जिसमें बहुत कुछ नहीं था, इतना ही याद रखना है आपको। थोड़ा कलर चेंज किया जाए, यही कलर है, हाँ। ठीक है, चलो आगे पढ़ा जाए। क्या वर्बल फ्रेज क्या होता है? वर्बल फ्रेज यानी वर्ब से रिलेटेड फ्रेज की बात हो रही है। जैसे अभिनव, अभिनव कंप्लीटेड हिज कोर्स, कंप्लीटेड हिज कोर्स। तो कंप्लीटेड क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब ऐसे ही को कह दिया जाए, अभिनव हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड हिज कोर्स। ये बहुत आसान है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्बल फ्रेज। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अभिनव विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स। तो विल हैव कंप्लीटेड क्या हो जाएगा? वर्बल फ्रेज हो जाएगा।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिनव विल हैव बीन कंप्लीटिंग हिज कोर्स, कंप्लीटिंग हिज कोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, विल हैव बीन कंप्लीटिंग, ये भी वर्बल फ्रेज हो जाएगा। तो वर्बल फ्रेज की इतनी ही कहानी है, समझ में आई बात। तो वर्ब, वर्ब से रिलेटेड जो भी कहानी चलती है वो वर्बल फ्रेज में आता है। चलो अब आते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, चलो भैया फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब में कुछ ऐसा प्रीपोजिशन लगा दीजिए जो उससे फ्रेजल वर्ब हो जाए। जैसे मैंने प्रीपोजिशन में भी सिखाया था, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, वेयर डू यू पुट अप। पुट अप मतलब क्या होता है, पुट अप का मतलब होता है कहाँ रहते हो। तो लीव या रिसाइड, लीव या रिसाइड, कहाँ रहते हो। वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू लिव नहीं, वेयर डू यू पुट अप, तो आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कह दिया जाए मैं उसको बर्दाश्त करता था, आई वॉज पुट अप विद हिम, पुट अप विद हिम। तो ये पुट अप विद का क्या मतलब हो गया, ये हो गया झेलना या टॉलरेट करना, टॉलरेट करना या झेलना। बात समझ में आ रही है। जैसे कह दिया जाए आग बुझाने के सेंस में, शी टुक 5 मिनट टू पुट आउट, पुट आउट द फायर, फायर को उसने बुझा दिया। पुट आउट का क्या मतलब होता है, तो पुट आउट मतलब होता है, लिख लीजिएगा, डाउजिंग द फायर, डाउजिंग द फायर यानी एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाना। ये भी ये नया वर्ड है, याद रखिएगा इसको भी। समझ आई बात। जैसे कह दिया जाए योर आंसर, योर आंसर हैज पुट ऑफ मी, आपके आंसर ने मुझे पुट ऑफ करा। तो ये पुट ऑफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिसअपॉइंटिंग समवन, टू डिसअपॉइंट, निराश करना, डिसअपॉइंट समवन। आपके रिजल्ट ने, आपके एफर्ट ने, आप जो केयरलेसनेस दिखा रहे हैं उसने मुझे पुट ऑफ करा, यानी मुझे डिसअपॉइंट करा, मुझे निराशा हुई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। जैसे पुट ऑन मतलब क्या होता है, पुट ऑन, ये सब फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑन मतलब होता है वेट गेन करना, वेट गेन करना। कोई 70 किलो का था, 100 किलो का हो गया, पुट ऑन कर लिया। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, एक और वर्ड होता है, एक और मीनिंग होता है। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनना, टू वियर द क्लॉथ। बात समझ में आ रही है। तो इसके दो दो तीन तीन मीनिंग भी हो सकते हैं। जैसे कह दिया जाए लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है टू टेक केयर, देखभाल करना, टू टेकिंग केयर, टेक केयर करना। ऐसे ही लुक इनटू मतलब क्या होता है, लुक इनटू, लुक इनटू मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, सिस्टमेटिक जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। ऐसे कहा जाए लुक अप टू मतलब क्या होता है, लुक अप टू, लुक अप टू मतलब होता है टू रिवियर समवन, इज्जत देना, इज्जत देना, इज्जत देना, टू क्या हो जाएगा, रिवियर समवन, रिवियर समवन, समवन को एसएमबी शॉर्ट में लिखा जाता है। उसके बाद लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना, डिग्रेड करना, डिग्रेड करना। या ऐसे कह सकते हैं टू बी लिटिल समवन, ये भी अच्छा वर्ड है, बी लिटिल समवन। बिलिटिल मतलब होता है नीचा दिखाना, याद रखिएगा, नीचा दिखाना, ठीक है। अब ऐसे कह दिया जाए आपसे लुक फॉर मतलब क्या होता है, लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स होता है टू सर्च, खोजना, किसी चीज को खोजना, लुक फॉर हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपका फ्रेज की कहानी है जो आपकी ऐसे चलती है। तो फ्रेज में आपको नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, वर्बल फ्रेज और फ्रेजल वर्ब की कहानी मैंने सुना दी। अगला हेडिंग डालिए, क्या आता है, क्लॉज। क्या आता है भैया, क्लॉज आता है, CLAUSE, क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, देखो क्लॉज भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे फ्रेज होता है,
वैसे भी सेंटेंस का पार्ट होता है क्लॉज। लेकिन उसके पास, फ्रेज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हुआ करता था, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इट हैज इट ओन इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है। जैसे कह दिया जाए सौम्या, सौम्या इज अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट बट शी कुड नॉट परफॉर्म वेल, परफॉर्म वेल। अब यहाँ पे देखो, सौम्या इज अ गुड स्टूडेंट ये पहला क्लॉज है, और शी कुड नॉट परफॉर्म्ड वेल ये दूसरा क्लॉज है। और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन? बट, यानी कंजंक्शन। दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है, जो आपने कल ही की क्लास में पढ़ा था। तो ये है क्लॉज की कहानी, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसके पास भी खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है, और इसके पास भी खुद का क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह याद रखिएगा टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने होते हैं? तो पहला याद रखिएगा, दो टाइप के क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए दो टाइप के क्लॉज होते हैं। पहले का नाम होता है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इसी को बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, सहायक क्लॉज। दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी को बोला जाता है भाई साहब मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, है ना? याद रखिएगा प्रिंसिपल क्लॉज भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलो डिपेंडेंट क्लॉज में कौन कौन से आते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज में भी तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका नाउन क्लॉज, दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, आपका नहीं मतलब सबका होता है, ठीक है। तीसरा होता है, नहीं तो सर आपका ही हमारा ही होता है बस, एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए, एक सेंटेंस लिखा जाए, फिर आपको समझ में आएगा ये पूरी कहानी। इफ यू स्टडी वेल, स्टडी वेल, अगर तुम पढ़ाई अच्छा करते हो तो क्या होगा यार? ये बता दीजिए ना, कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, कि मैं फेल हो जाऊंगा, कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, क्या करूंगा? इफ यू स्टडी वेल ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके लिए कुछ और भी क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, पूरा अपना मीनिंग नहीं रखता है। इफ यू स्टडी वेल तो आप क्या कर पाओगे? यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। यू कैन क्लियर दिस एग्जाम ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे इफ क्या है? इफ कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। कैसे? सब बीच में आता है तो जोड़ता है ना। जब जब ये पहले आएगा, जब जब से कंजंक्शन पहले आएगा तो बीच में लग जाएगा कॉमा। जब जब ये आ जाएगा बीच में तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, क्लियर दिस एग्जाम इफ यू स्टडी वेल, यू स्टडी वेल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बीच में आ गया तो यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, वहां पे भी कंजंक्शन का काम कर रहा था, बीच में कॉमा आ गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो एक चीज और देखा जाए, थोड़ा सा एक और, थोड़ा तार झंझनाए दिमाग का आपका। एक सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा। वेन द मदर, वेन द मदर सॉ द चाइल्ड, सॉ द चाइल्ड इन द कोर्टयार्ड, in the courtyard. When the mother saw the child in the courtyard, he was laughing. He was laughing.
वो हंस रहा था जब माँ ने बच्चे को आंगन में देखा। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन होता है। जब माँ ने बच्चे को आंगन में देखा तो वो हंस रहा था। बात समझ में आ रही है? तो बताइए क्या होगा इसमें, बताइए सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है या डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? जब माँ ने बच्चे को आंगन में देखा तो क्या कर रहा था ये नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा पहला वाला? ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, यानी इसी को बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ही वॉज लॉफिंग, वह हंस रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। लेकिन बताइए एरर कहाँ है? मेरा सवाल ये है आपसे, प्रिंसिपल क्लॉज एरर कहाँ है इस सेंटेंस में? ये आपके एग्जाम का ही सवाल है, बताइए। हम्म, बताओ भैया। और ये वेन क्या है? वेन, अब वेन डब्ल्यू एच है, इसका मतलब ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव नहीं है, ये कंजंक्शन है, याद रखिएगा। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही वॉज लॉफिंग वेन द मदर सॉ द चाइल्ड इन द कोर्टयार्ड, जब माँ ने आंगन में देखा वह हंस रहा था, या वह हंस रहा था जब माँ ने बच्चे को आंगन में देखा। तो वेन बीच में आ जाएगा, तो कंजंक्शन है, बीच में नहीं आया, पहले आया है, तो बीच में आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया। बात समझ में आ रही है? तो बताइए ही वॉज लॉफिंग, जब भी चाइल्ड की बात होगी ना तो यहाँ पे ही नहीं आता है, ईट आता है, क्योंकि पता नहीं है वो बच्चा है कि बच्ची है, तो ईट लगा देते हैं। तो जब भी चाइल्ड की बात होगी तो वहां पे ईट आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड के लिए हमेशा ईट आता है। नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, मासूम तो वैसे भी आप हैं। चलिए अब आता है हेडिंग डालिए, नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज, आइए भाई नाउन नॉन नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है, सेंटेंस लिख दिया जाए, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, ट्राइंग टू से इज दैट शी इज बिजी। अब देखो, ये एक सेंटेंस है। अब आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, अच्छा इस टाइम बात समझ में आ रही है, से के साथ इज कैसे आ गया? अरे भाई देख लीजिए पहले क्या कह रहा है। वेर व्हाट सी इज ट्राइंग टू से, ये क्या है? एक क्लॉज है। इस क्लॉज को क्या बोला जाएगा? नाउन क्लॉज। और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए आ रहा है ये इज। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज। ये इज से के लिए नहीं आ रहा है कि भाई से के साथ इज कैसे लग गया, ये पूरे के लिए आ रहा है, और इज दैट सी इज बीटी। बात समझ में आ रही है? जैसे और ऐसे कह दिया जाए, दूसरा सेंटेंस लिख दिया जाए, व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। अब जितने मासूम आंखों से देखेंगे वो क्या करेंगे? मासूम आंखों से देखने वाले लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे यार यहाँ पे सेड के साथ इच कैसे आ रहा है? ये भी समझ में आना चाहिए, व्हाट यू सेड, तुमने जो कहा। अब ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो तुमने कहा वो क्या है? सही है गलत है ये बताओ ना, या गलत है या कुछ और है? तो जो तुमने कहा इज नॉट ट्रू, वो सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम्म, इसी को आप नाउन क्लॉज में आपने यहाँ पे बना दिया सब्जेक्ट, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा ये, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैंने समझा, व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा। अब आधे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड है वर्ब है, तो वर्ब के साथ डब्ल्यू एच कैसे लग गया, व्हाट कैसे लग गया? भाई वो पूरे की बात कर रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यही सब तो तोड़ना था आपको। तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। जैसे एक सेंटेंस और लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर डूइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, वॉट यू आर डूइंग ये क्या है? ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। और यहाँ पे वॉट क्या है? अब ये वॉट कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट जो तुमने करा, प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है? जो के बारे में बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ आई? इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे इज क्या है? वर्ब है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, क्लॉज नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज हो गया, अब एडजेक्टिव क्लॉज की बात कर लें। एडजेक्टिव क्लॉज में जैसे एक सेंटेंस लिख दिया जाए, ममता, ममता
हु हैज हैज की स्पेलिंग होती है सिक्योर्ड, हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट पोजीशन, हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन will be facilitated, will be facilitated, will be facilitated tomorrow। ममता के बारे में बता रहा है। ममता, ममता क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? ममता क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बारे में ये बता रहा है। देखो अब यहाँ पे विल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वर्ब है। ये तो क्या है? ये उसके बारे ममता के बारे में बता रहा है। ममता वो जिसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है, अब उसको सम्मानित किया जाएगा टुमारो। बात समझ में आ रही है? तो ये हु क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पे हु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे हम प्रोनाउन के चैप्टर में सीखेंगे कैसे होता है ये। अभी के लिए इतना याद रखिएगा, ठीक। और ये हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, कौन क्या करा जाएगा इसके बारे में बताइए। तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट। अब सब चीज़ों को पहचानते चल रहे हैं कि नहीं पहचानते चल रहे हैं? आप एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, एक सेंटेंस और लिख दिया जाए। योर फ्रेंड, योर फ्रेंड हु इज अ लॉयर, हु इज अ लॉयर। योर तुम्हारा मित्र जो वकील है, लॉयर है। मिट मी यस्टरडे, वो कल मिला था। अब यहाँ पे क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। योर फ्रेंड नाउन हो गया, नाउन फ्रेज। और इसको डिफाइन कौन कर रहा है? हु इज अ लॉयर। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वर्ब है इसके पास। वर्ब नहीं रहता तो फ्रेज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इसमें मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर, हु इज एन एक्टर लिव्स इन मुंबई। पहला सेंटेंस है। दूसरा, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर, हु इज एन एक्टर लिव्स इन मुंबई, लिव्स इन मुंबई। देखो पंक्चुएशन मार का खेल है पूरा। ग्रामर में ऐसे समझोगे तो समझ आएगा। अब बताओ, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर लिव्स इन मुंबई, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर लिव्स इन मुंबई। अब बताओ किसमें पता चल रहा है कि मेरे भाई एक से ज्यादा हैं? बताओ किसमें, एक किस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि मेरा भाई जो है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? बताओ। माई ब्रदर हु इज एन एक्टर, मेरा भाई जो एक्टर है वो मुंबई में रहता है। यहाँ से क्या पता चल रहा है? एक से ज्यादा भाई नहीं है, मेरा भाई वही जो एक्टर है बस, उसके अलावा कोई भाई नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन इसेंशियल हो जाता है, इसको बोला जाता है नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा भाई एक ही है, भाई है, एक ही भाई है, एक ही भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे माई ब्रदर हु इज एन एक्टर, मेरा भाई जो एक्टर है लिव्स इन मुंबई। यहाँ से पता लगा एक भाई तो जो एक्टर है, दूसरा हो भी सकता है, तीसरा वकील है, चौथा डॉक्टर है, मान लो। माई ब्रदर हु इज एन एक्टर, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर नॉन इसेंशियल क्लॉज है। यहाँ पर माई ब्रदर हु इज एन एक्टर इसेंशियल क्लॉज है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, जो कह रहा है बस एक ही है, ठीक है। यहाँ पर उस भाई को क्या बोल दिया? हु इज एन एक्टर, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर, वो हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है। हो सकता है एक से ज्यादा भाई नहीं है भाई, हु इज एन एक्टर नॉन इसेंशियल क्लॉज है। उसके बाद माई ब्रदर हु इज एन एक्टर, तो यहाँ पर हु इज एन एक्टर क्या है? ये है इसेंशियल क्लॉज। हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, इसेंशियल क्लॉज। बात समझ में आ रही है? इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। कि भाई वो भाई जो मेरा एक्टर है उसके अलावा दूसरा भाई भी है। बात समझ में आ रही है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वही भाई जो एक्टर है। यानी यहां से पता चल रहा है मोर देन वन ब्रदर, मोर देन वन ब्रदर, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये है पूरी कहानी, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर एडजेक्टिव फ्रेज, माई ब्रदर हु इज एन एक्टर एडजेक्टिव फ्रेज।
अब अगला हेडिंग डालिए एडवर्बियल फ्रेज, इसको कैसे समझते हैं? लाओ भैया, एडवर्बियल फ्रेज, सॉरी एडवर्बियल क्लॉज, आओ इसको समझ लें भैया। जैसे कह दिया जाए, इफ यू वर्क diligently you will succeed, you will succeed। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है? इफ यू वर्क डिलीजेंटली, कंडीशन दे रहा है ऐसा आप करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इफ यू वर्क डिलीजेंटली, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। पहली बात तो ये एडवर्बियल क्लॉज होगा, और ये कंडीशन दे रहा है ना कि ऐसा करोगे तो हो जाओगे, तो ऑफ कंडीशन हो जाएगा, बस बात खत्म। सफल होने के लिए क्या करना होगा? इफ यू वर्क डिलीजेंटली। यहाँ पे इफ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो कट कंजंक्शन याद रखिएगा फिलहाल, अभी कंजंक्शन हो जाएगा, इसीलिए कॉमा लगा। ऐसे भी यू विल सक्सीड इफ यू वर्क डिलीजेंटली, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अगला लिखिए। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कर रहा है इफ। अगला लिखिए, जैसे कह दिया जाए एज यू आर गुड एम्प्लॉय, जैसा कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, यू कैन बी इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, यू कैन बी इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, जैसा कि आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, कारण क्या है? क्योंकि आप अच्छे एम्प्लॉय हैं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे भी एज क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग, आप लिख लीजिएगा पूरा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ रीजन, याद रखिएगा। बाकी हम कंजंक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगला लिखिए, जैसे कहा जाए, बस खत्म हो गया है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस वेंचर, दिस वेंचर, आई स्टॉप्ड ऑल, आई स्टॉप्ड ऑल, जब मैंने ये वेंचर शुरू किया तो मैंने सब स्टॉप कर दिया, वर्ब हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? व्हेन आई स्टार्टेड दिस वेंचर, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, कब, कब रोका? तो व्हेन, जब मैंने स्टार्ट किया नया वेंचर। बात समझ में आ रही है? तो स्टॉप्ड ऑल माई वेंचर्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑल माई वेंचर्स, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, है ना। और ये क्या हो जाएगा? व्हेन, कब की बात हो रही है, प्लेस जगह की बात बता रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम की बात बता रहा है, तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पर क्या बता रहा था? इफ, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। बहुत इजी है यार, कंडीशन का, कंडीशन कब कब है, रीजन कब है, और टाइम कब है। ऐसे ही जब जगह की बात आएगी तो कैसे होगा? जैसे मान लो कहा जाए वेयर एवर यू गो, वेयर एवर यू गो वी विल फॉलो यू, वी विल फॉलो यू, ये वोडाफोन की पंचलाइन है। ठीक है, वेयर एवर यू गो वी विल फॉलो यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम पीछा करेंगे, हम पीछा करेंगे, वेयर एवर यू गो, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, और वेयर एवर क्या होता है? वेयर एवर, ये हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ, इसको लिख लीजिएगा ऐसे ही, बाकी और आगे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी कहानी किसकी? क्लॉज की। तो एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज के बारे में मैंने बता दिया, कल और डिटेल में प्रैक्टिस करा जाएगा। अभी हेडिंग डालिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जानते ही हैं क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका सही सेंस मिलता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अरे भाई साहब,
अभी तक तो बचपन में आप 5 जानते थे सर, आप 2 बता रहे हैं। आप तो अलग ही कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस दो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बेस्ड ऑन फंक्शन, काम के आधार पर, और स्ट्रक्चर के संरचना के आधार पर। तो बेस्ड ऑन फंक्शन पे क्या क्या होता है? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस, इसमें दोनों आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में भी दो आते हैं। कौन कौन से? इंटरोगेटिव में दो आते हैं। पहला ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। पहली बार पढ़ रहे होंगे आप, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होता है? इसका आंसर जो होता है यस या नो में देकर बंद कर दिया जाता है। क्या आप कॉफी पसंद करेंगे? नो। क्या आप चाय पसंद करेंगे? नो। ठीक है, खत्म हो गया कहानी। ओपन एंडेड में आप क्यों नहीं पसंद करेंगे, तो उसके आप कई सारे रीजन बता सकते हैं, और भी रीजन बता सकते हैं। तो वो ओपन एंडेड, खुला है, उस पर बात हो सकती है, इस पे बात नहीं हो सकती। तीसरा होता है आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव जैसे लेट अस गो ऑन वॉक, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेट हर गो, उसको छोड़ दो, जाने दो, उसको अपना जिंदगी जीने दो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, राज लाइक सिमरन, है ना। ठीक है। चलो अगला है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? जैसे कहा जाता है ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो मे गॉड वॉच ओवर यू, जो मैं कहता हूँ, तो ये मे गॉड ब्लेस यू वाला क्या है? ऑप्टेटिव है। मे गॉड ब्लेस यू, तो ये हो जाएगा। पांचवा कौन सा होता है? एक्सक्लामेटरी, अलास, हुर्रे, ठीक है, हाय, एक्सक्लामेटरी। बात समझ में आ रही है? जिसमें आप अपने विशेष कर्स के बारे में बात करते हैं। अब आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है भैया, चलो एनर्जी में रहो, उठ जाओ, सो मत, लेटो मत। चलो भैया पूछो, जब पूछा जाए आपसे सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस की बात कर लिया जाए, बताइए क्या होता है सिंपल सेंटेंस? खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जिसको लगता है इंग्लिश नहीं आएगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर कोशिश करेंगे तो सब आएगा, नहीं करेंगे तो जिंदगी भर नहीं आएगा, ये भी लिख लीजिए आज। ठीक है भैया। चलो सर, इतना टफ कैसे बोल देते हैं सर आप, क्या किया जाए, टफ बोलना ही पड़ता है। पहला हो गया, आरिफ इज अ सिंसियर स्टूडेंट, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। दूसरा, संस्कृत इज माई फेवरेट लैंग्वेज, ये क्या है? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत की बात हो रही है। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस सिंपल है। तीसरा जो आपका फेवरेट है, राज लाइक्स सिमरन, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। चौथा, आई लव यू, ये भी क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। पांचवा लिख लीजिए एक, अमन एंड अमित, अमन एंड अमित ज्वाइन दिस कोर्स, ज्वाइन दिस कोर्स, ये भी क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब भी बात कंपाउंड सेंटेंस की करी जाती है तो पहली बात याद रखना है क्या, जो भी क्लॉजेस होंगे सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ऑल क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट, सारे क्लॉजेस क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे कहा जाए, विक्रांत, विक्रांत इज एन ऑनेस्ट एस्पिरेंट, ऑनेस्ट एस्पिरेंट
and he has been preparing for UPSC CSC exam diligently for the last 2 years the last 2 years। याद रखिएगा इसको। बात समझ में आ रही है? बट एक से इसमें और लिख लीजिए। बट ये देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही कुड नॉट क्लियर मेंस येट। वो अभी तक मेंस क्लियर नहीं कर सका। यहाँ पे देखिए विक्रांत इज एन ऑनेस्ट एस्पिरेंट, ये हो गया C1। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम डिलीजेंटली फॉर द लास्ट 2 years, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका C2। बट ही कुड नॉट मीन्स क्लियर मीन्स येट, ये हो गया C3। और तीनों देखो अलग अलग हैं, तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट है कि विक्रांत ऑनेस्ट एस्पिरेंट है, ही हैज वो अपने तैयारी कर रहा है लास्ट 2 साल से, वो क्लियर नहीं कर सका है। ये तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और जोड़ने वाला कौन है? यहाँ पर भी कंजंक्शन है, यहाँ पर भी कंजंक्शन है, याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? कंजंक्शन। जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे उसको क्या बोला जाएगा भैया? कंजंक्शन बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है कंपाउंड सेंटेंस। अगला लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक डिपेंडेंट होता है, वन डिपेंडेंट एंड रेस्ट सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे कह दिया जाए वी कैन, एक जो होता है डिपेंडेंट होता है, वी कैन मीट एट 5 PM if you complete दिस असाइनमेंट। अगर आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो वी कैन मीट एट 5 PM, हम मिल सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो बताओ आगे क्या होगा? तो आगे हम मिलेंगे। तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल, और ये क्या हो जाएगा? वी कैन मीट एट 5 में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, बीच में जोड़ने वाला कौन? कंजंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया होता, यू कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। अब देखो, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया होता, यू कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन सा है? ये है इंडिपेंडेंट। ये क्या है? इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर आपने अच्छा किया होता तो क्या होता पता नहीं, तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज। और एक जब डिपेंडेंट हो, दूसरा जो है इंडिपेंडेंट हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और दोनों इंडिपेंडेंट हो तो क्या बोला जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और सिंपल में तो जानते ही हैं। तो इस तरह से सेंटेंस का खत्म होता है। सेंटेंस हो गया, फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया। इसके अलावा ग्रामर फाउंडेशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रशअप कर लिया है पूरा। मुझे समझ में आ गया एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का काम क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। कोई भी एक वर्ड जब 3 जगह आता है तो तीनों जगह उसका जगह अलग होता है, वर्ड प्लेसमेंट अलग होता है। समस्या जो होती है ऐसे नहीं, दिस है तो दिस प्रोनाउन ही होता है, दिस प्रीपोजिशन नहीं होता है, दिस प्रोनाउन भी होता है, दिस जो होता है वो क्या होता है? दिस जो है एडवर्ब भी होता है, दिस क्या होता है? दिस जो है आपका एडजेक्टिव भी होता है। इस तरह से हमने क्या कर लिया? ब्रशअप कर लिया। किसको ब्रशअप कर लिया? किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इस तरह से हमारा फाउंडेशन का क्लास खत्म होता है। कल हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद हम चलेंगे नाउन के बारे में बात करेंगे। अब डिटेल में एक एक चीज़ को पोस्टमार्टम करते हुए खोला जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोबारा नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाकर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा,
कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है। और ये नोट्स जो मैंने लिखा है ये आपको डिफेंस थेरेपी नाम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा डिफेंस थेरेपी और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये नोट्स मैं एज इट इज़ आपको भेज दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद हम चलेंगे नाउन प्रोनाउन के बारे में डिटेल में और ज्ञान की बात करेंगे। मुझे लगता है बेसिक आपको मैं समझाने में सफल रहा हूँगा और आपको समझ भी आया होगा। नहीं समझ आया होगा दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, 2x करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।